हेलो गाइस, मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सर जोरो एनिमे पर स्वागत करता हूँ। आज मैं जो मैनवा आपके लिए लाया हूँ वो काफी मजेदार और रहस्यमयी है। मुझे उम्मीद है कि आपको भी यह पसंद आएगा। और हाँ, जो लोग पहली बार यहाँ आए हैं, मैं उनको बता दूं कि यह वीडियो का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक कमेंट सेक्शन में दे दिया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पहले उन पार्ट्स को देखकर इस पार्ट को देखें, नहीं तो आपको स्टोरी समझ नहीं आएगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि रोजलिन को दीवार के पीछे कुछ सुनाई देता है, जिसके कारण रोजलिन अपने भाई से पूछती है कि उसकी दीवार के पीछे आखिर है क्या। तभी रोसलिन दीवार के ऊपर कूद जाती है, जिसे देखकर कैलिक्स एकदम हैरान रह जाता है और कहता है कि बहन, क्या हुआ? क्या कुछ गलत है? तभी कैलिक्स सामने देखकर चौंक जाता है कि उसकी बहन ने किसी आदमी को दबोच लिया है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एवरहैड ही होता है, जिसे देखकर कैलिक्स सोचता है कि आखिरकार इसने कर ही दिया। फिर कैलिक्स बैग दिखाकर रोसलिन से बोलता है कि रुको बहन, मैं तुम्हारे लिए क्रीम पफ खरीद कर लाया हूँ। यह मौका देखकर कि रोसलिन का ध्यान भटक गया है, लेटिसिया दौड़ने लगती है, लेकिन तभी रोसलिन उसे देख लेती है और उसे भी दबोच लेती है। फिर रोसलिन बोलती है कि तुम दोबारा मारे गए लेटिसिया और एवरहार्ड, तुम मेरी दीवार पर चढ़ने वाली आवाज भी नहीं सुन सकते। एवरहार्ड बोलता है कि मैंने हल्की सी आवाज सुनी थी, लेकिन मुझे लगा था कि आप दीवार से टकरा गए हैं, इसलिए। रोसलिन बोलती है कि लेकिन क्या दीवार पर चढ़ने की आवाज अलग नहीं होती? यदि आपको दीवार के ऊपरी हिस्से से आवाज सुनाई देती है तो आपको तभी सतर्क हो जाना चाहिए। अगली बार इस क्षमता पर ज्यादा अधिक प्रयास करें। यह देखकर कैलिक्स को थोड़ी शांति आती है और वो खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद कैलिक्स रोसलिन को वो क्रीम पफ्स देता है, जिसे खाकर रोसलिन काफी खुश हो जाती है और कहती है कि यह क्रीम पफ तो बहुत ही स्वाद है। कैलिक्स रोसलिन को देखकर वो सोचता है कि यह पहले से काफी ज्यादा बदल गई है। अब यह पहले की तरह कठोर बिल्कुल नहीं है। थोड़ी देर बाद कैलिक्स और रोसलिन आपस में बात कर रहे होते हैं। रोसलिन बोलती है कि जब मैं मैजेस्टी रिचार्ड से पहली बार मिली थी तो मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। कैलिक्स बोलता है, क्या तुम्हारा दिल? रोसलिन बोलती है, हाँ, यह बहुत जोर से धड़क रहा था। यह आखिर था क्या? यह इस तरह क्यों धड़क रहा था? यह सुनकर कैलिक्स थोड़ी देर सोचता है और फिर रोसलिन से कहता है कि जब मैं भी पहली बार मैजेस्टी से मिला था तो मेरा दिल भी बहुत जोर से धड़क रहा था, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रोसलिन पूछती है कि क्या कैलिक्स तुम्हारा भी? कैलिक्स बोलता है, हाँ, बिल्कुल सही सुना, मेरा भी। बहन, मैंने तुम्हें पहले भी ये बताया है कि मैं तुम्हारे बारे में सच में बड़ा चिंतित था जब मैंने सुना था कि तुम बाल्टा जा रही हो। फिर कैलिक्स सोचता है कि भले ही वो सही सलामत उस दुर्घटना से वापिस आ गई हो, लेकिन जब तक वो वहां है हर दिन उसकी जान को खतरा बना रहेगा। असल में मैं उनसे यहाँ विनती करने आया था कि वो ना जाएं। फिर कैलिक्स बोलता है कि बहन, आपको सही सलामत वापस आना होगा। मैं आपके लिए वो सारा खाना तैयार करूंगा जो आपको पसंद है और आपके आने का इंतजार करूंगा। यह सुनकर रोसलिन काफी खुश हो जाती है और कैलिक्स से कहती है कि बहुत अच्छे, तुम एक अच्छे बच्चे हो कैल। यह सुनकर कैलिक्स भी खुश हो जाता है और फिर रोसलिन वहां से चली जाती है। फिर रात के समय परछाई वाली रोसलिन को उसकी पुरानी यादें याद आती हैं, जिसमें उसे असली रोसलिन दिखाई पड़ती है। असली रोसलिन बस दौड़ती ही रहती है, दौड़ती ही रहती है और एक जंगल में जाकर बस यही बोलती रहती है कि मुझे उन्हें बचाना होगा, मुझे उन्हें बचाने के लिए किसी सुझाव को ढूंढना होगा। थोड़ी देर भागने के बाद रोशनी पहाड़ी के अंत में पहुंच जाती है। फिर वो सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं। तभी रोशनी को पीछे से कोई वार कर देता है और रोशनी पलट कर देखती है कि पीछे एक धमाका हुआ है। रोशनी इससे पहले कुछ करती, उसका पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। तभी परछाई वाली रोशनी की याददाश्त खुल जाती है और वो डर के मारे सोचती है कि क्या यह रोशनी की पुरानी याददाश्तें थी। यह सब कुछ याद करके रोशनी काफी घबरा गई थी। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि राजमहल में वाइट नाइट्स और राजकुमार रिकार्डिस माल्टा जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और लोग उनकी प्रशंसा कर रहे होते हैं, जिस पर राजकुमार एल्पेडिया गुस्सा होकर बोलता है कि ये सब मौत की ओर मार्च कर रहे हैं, आखिर इन मूर्खों को किस बात का गर्व है। सेवक बोलता है कि आम लोग मूर्ख ही होते हैं, वे कुछ नहीं जानते इसलिए वे ऐसा करते हैं। एल्पेडिया बोलता है कि बिल्कुल सही कहा, यहाँ तक कि वो बदमाश भी भविष्य नहीं देख सकता, लेकिन उसे घमंड बहुत ज्यादा है। फिर एल्पेडिया को राजकुमार चार्डिस के द्वारा कही गई पुरानी बातें याद आती हैं कि भाई, मैं आपको विश्वसनीय साक्ष्य देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं उन सभी लोगों का पता करके रहूंगा जो इन सब के पीछे हैं, जो इस जहर से संबंध रखते हैं। पुरानी बातें याद करके प्रिंस एल्पेडिया गुस्सा हो जाता है
वो शराब के गिलास को तोड़ देता है और कहता है कि वो बदतमीज कमीना। फिर एल्पेडियो कहता है कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अगर वो इस बार वापिस आ गया तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सेवक बोलता है, हाँ महाराज, मैं इस बार याद रखूंगा। एल्पेडियो बोलता है, इस बार किसी भी हाल मुझे वो चेहरा बिना खून के देखना है। काफी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि राजकुमार चार्ल्स और व्हाइट नाइट्स कैंप के लिए तैयारी कर रहे हैं। तभी राजकुमार चार्ल्स सोचता है कि मैंने सोचा था कि राजधानी छोड़ने के बाद मैं तैयार किए गए जाल या हथियारों पर हमला कर दूंगा। हालांकि इलाबेनिया छोड़ने और बाल्टा पहुंचने के बाद भी स्थिति अभी भी बेहद शांत है। यह एल्पेडियो से अलग बहुत तर्क लगता है। या फिर क्या लड़ाई आधिकारिक तौर पर तब शुरू होगी जब मैं बाल्टा से इलाबेनिया वापिस आ रहा हूँ। खैर, मुझे बस वहां पहुंचने तक सुरक्षित रहना है। तभी पीछे से इसेरिन आता है और कहता है कि माँ हमीम, बाल्टा का मौसम बहुत गर्म है, भले ही हम जंगल में हैं, आप इसे तुच्छ मत समझिए। रिचार्डिस पूछता है, क्या अभी भी अन्य शूरवीरों के लिए पर्याप्त पानी है? इसेरियन बोलता है, बहुत सारा है माँ महिम। रोसलिन ने थोड़ी देर पहले ही एक धारा खोजी थी। रिचार्डिस कांपता हुआ बोलता है कि रोसलिन, क्या तुम्हें यकीन है कि यह पीने लायक है? अगर हमारी पूरी टीम को डायरिया हो गया तो चारों तरफ अफरा तफरी हो जाएगी। इसेरिन बोलता है कि उसने कहा था कि यह ठीक है, यह मिट्टी और बजरी से छानकर आया हुआ साफ पानी है। रिचार्डिस बोलता है कि रोसलिन को यह सब कैसे पता, वो तो एक कुलीन परिवार से है। ईसरियन बोलता है कि क्या वो अपने लंबे प्रशिक्षण अनुभव से यह चीजें नहीं सीख सकती? रिचार्डिस बोलता है कि उसने अपनी बुद्धि के साथ किसी अन्य व्यक्ति से पहले ही उस धारा की खोज कर ली। रिचार्डिस बोल ही रहा होता है कि तभी उसे दिखता है कि सामने खड़ा शिकारी रोसलिन के बारे में तरफदारी कर रहा है। तभी सामने का दृश्य देखकर इसेरियन और रिचार्डिस दोनों घबरा जाते हैं और देखते हैं कि रोसलिन ने 3 मरे हुए खरगोश पकड़े हुए हैं। राजकुमार को देखते ही रोसलिन एकदम से राजकुमार के पास आती है और कहती है कि ये लीजिए खरगोश, पूरे के पूरे 3। रिचार्डिस बोलता है कि मेरा मतलब यह नहीं है, कौन नहीं जानता होगा कि यह खरगोश है, और तुम मेरे बहुत करीब खड़ी हो और तुम अचानक से शिकार कब से करने लगी। तभी रोसलिन उन 3 मरे हुए खरगोशों को राजकुमार को पढ़ा देती है और कहती है कि यह आपके लिए तोहफा है। जैसे ही रोसलिन राजकुमार को खरगोश पढ़ाती है, वैसे ही उससे खून निकलने लग पड़ता है और राजकुमार के सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद रेमंड गुस्से से बोलता है, तुम महामहिम के साथ हमेशा बदतमीजी क्यों करती हो? इस पर रोशनी बोलती है कि मुझे लगा था कि ताजा पशु का मांस सूखे भोजन से ज्यादा बेहतर होगा। रेमंड बोलता है कि तुम्हें इस तरह के अजीब से ख्याल क्यों आते हैं? तभी पीछे से रिचार्डिस बोलता है कि मिस्टर रेमंड, अगर आप इसे इस तरह जाने देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्या करें? रेमंड बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए मामहिम, मैं इसकी बदतमीजी की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। राजकुमार बोलता है, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी यह पहली बार नहीं हुआ है, और वैसे भी हमने सुबह से कुछ नहीं किया है। अच्छा हुआ कि हम शिकार उत्सव को खोल दें। रोशन बोलती है कि मैं समझ गई। रिचार्डिस बोलता है, उसके अलावा ये खरगोश मेरा भोजन बनने जा रहे हैं, इसलिए कृपया उन्हें ले आइए। यह सुनकर रोसलिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद रोसलिन पेड़ पर चढ़कर इधर उधर ध्यान दे रही होती है। तभी वो सोचती है कि मैं हर दिन बस यही सपना देख रही हूँ। मैं इसके बारे में कितना भी सोचूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। काश मैंने उस समय जो भी कुछ भी देखा था, उस समय का थोड़ा सा भी सुराग याद कर पाती। तभी एकदम से रोजेन को हिरन की आवाज आती है, जिसे देखने के लिए वो पेड़ से नीचे उतर जाती है और वो सामने देखती है कि उसकी जादू शक्तियों की तरह सामने वाले हिरन के पास भी बिल्कुल सेम वही जादू शक्तियां हैं। रोसलिन उस हिरन की आंखों में देखती है और कहती है कि यह तो बिल्कुल मेरी प्रजाति है। तभी रोसलिन को पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो पीछे देखती है कि कुछ वाइट नाइट्स के सदस्य उसकी ओर आ रहे हैं। रोसलिन उस हिरन को वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन वो हिरन वहां ही खड़ा रहता है। फिर रोसलिन अपना हाथ आगे बढ़ा के उसे बताती है कि ये देखो, मेरे पास भी सेम ही जादू शक्तियां हैं। फिर रोसलिन हिरन को दोबारा भागने के लिए कहती है। फिर हिरन एक गिलहरी में बदलकर वहां से भाग जाता है। रोसलिन सोचती है कि मैं काफी लंबे समय तक जी चुकी हूँ, लेकिन यह पहली बार है कि मेरे सामने मेरी प्रजाति आई है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि नाइट्स खाना पका और खा रहे हैं और सभी के सभी नाइट्स रोसलिन की तरफदारी कर रहे हैं, क्योंकि रोसलिन ने ही उस बड़े जानवर को पकड़ा था, जिसके कारण वो अपना पेट भर सकते हैं। और हाँ, हमारा नेस्टर अभी भी रोसलिन के प्यार में समोहित है। रोसलिन ड्रिंक कर रही होती है कि तभी सामने से डे मेल आती है और एक बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाना अपने साथ लाती है और रोसलिन से कहती है कि ये लो रोसलिन, थोड़ा सा चखो।
यह देखकर रोजलिन दंग रह जाती है और उसके खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहता। हेल बोलती है कि यह सिर्फ तुम्हारे कारण है कि मैं अपना यह टैलेंट सबको दिखा सकी हूँ। रोसलिन बड़े आनंद से उस मीट को खाती है। हेल रोसलिन से पूछती है कि इसका कैसा स्वाद है। रोसलिन बोलती है यह काफी ज्यादा अच्छा है। फिर हेल रोसलिन को बताती है कि उसने किस तरह इस मीट को मैरिनेट किया था। यह सुनकर रोसलिन बोलती है कि यह तो बहुत खूब है, इसी कारण यह इतना स्वादिष्ट है। यह सुनकर हेल और उसके साथी बहुत खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ राजकुमार रोशनी की तरफ देखता है कि तभी उसे कुछ होने लगता है और फिर वो सोचता है कि यह मुझे क्या हो रहा है। मैं 15 साल का बच्चा नहीं हूँ जो अभी युवावस्था में गुजर रहा है, और मैं उस रात की बातें क्यों याद करता रहता हूँ। यह तो उससे बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिखती। तभी राजकुमार रिचार्डिस की नजर दियास पर पड़ती है और राजकुमार रिचार्डिस सोचता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ एक और लड़का युवावस्था से गुजर रहा है। तभी रिचार्डिस देखता है कि दियास की नजर किसी और पर नहीं बल्कि रोजलिन की तरफ है। यह देखकर रिचार्डिस मन ही मन गुस्सा हो जाता है। रात के समय रोजलिन के पेट पर बैठकर सोई होती है कि तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसके सामने वही सुबह वाली गिलहरी खड़ी है। गिलहरी रोजलिन के पास आती है, उससे बोलने का प्रयास करती है, जिस पर रोजलिन कहती है कि मुझे माफ करना लेकिन मैंने कभी गिलहरी नहीं खाई, इसलिए मैं तुम्हें समझ नहीं सकती। यह सुनकर गिलहरी गुस्सा होकर साइड चले जाती है और रोजलिन उसे देखकर अपने बदन का कपड़ा उस पर फेंक देती है। तभी वो गिलहरी बहुत ही सुंदर लड़की में बदल जाती है और कहती है कि मुझे मनुष्य का वेश धारण करना पसंद नहीं है, उनकी मांसपेशियां काफी ढीली होती हैं। क्या अब तुम मुझे समझ सकती हो? जानवरों की तरह रहना इंसानों से काफी अच्छा है। परछाई को इतने अच्छे तरीके से बोलते हुए देखकर रोशनी उससे पूछती है कि तुम इतने अच्छी कैसे बोल रही हो। परछाई बोलती है कि अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मैं एक दादी के साथ रहती थी जिनका दिमाग पूरी तरह से ठीक नहीं था और वह गलती से मुझे अपनी पोती समझती थी। हालांकि यह ज्यादा दिन तक नहीं रहा। अच्छा, क्या तुम सचमुच इंसानों के साथ रहती हो? कि तुम्हें अजीब नहीं लगता? हम मनुष्य को स्वभाव से ही नापसंद करते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह प्रत्येक प्राणी के लिए अलग अलग है। यह सुनकर रोशनी सोचती है कि सोचा जाए तो जब मैं जंगल में थी तब मैं इंसानों से दूर रहती थी। जानवर और उससे भी अधिक खतरनाक प्राणी डरावने नहीं थे, लेकिन जब भी मैं इंसानों को देखती थी तब मेरा मन बस भागने का करता रहता था और मैं बस भागती ही रहती थी। रोसलिन की यह बातें सुनकर परछाई उसे जोर से पकड़ लेती है और कहती है कि कहीं तुमने किसी इंसान को जीवित तो नहीं खा लिया? क्या तुम पागल हो? मैं जानती हूँ कि हमारी प्रजाति आमतौर पर सोचती नहीं, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा हो। तुम इतनी मूर्ख हो कि तुम अपनी ही प्रजाति को अनदेखी कर रही हो। क्या तुम जानती नहीं जब हम निश्चित कार्य करते हैं तो क्या होता है? अब तुम भाग भी नहीं सकती, तुम इसी शरीर में मर जाओगी। यह सुनकर रोशनी बोलती है कि मैं जानती हूँ। परछाई बोलती है अच्छा ठीक है, ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ना हो कि निश्चित क्या होता है, क्योंकि यह पहले से ही हमारे अंदर स्वभाव में ही समाया होता है कि तुम किसी भी चीज को जिंदा नहीं निकल सकती। तुम भोजन को उपभोग तब कर सकती हो जब तुम किसी अन्य जीव का रूप धारण कर लेती हो, लेकिन यह केवल भौतिक शरीर को बनाए रखने के लिए पोषण है। परछाई के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें नियमित रूप से अपने मूल रूप में एक शब्द को खाना होगा। लेकिन अगर तुम निषिद्ध कार्य करती हो और किसी जीवित चीज को खा लेती हो, तभी रोशनी बोलती है मैं उनमें से कुछ में आंशिक रूप में बदल सकती हूँ जिन्हें मैंने पहले निगल लिया था, लेकिन मैं अब नकल से पूरी तरह से अलग नहीं हो सकती। परछाई बोलती है तुम्हें पता होना चाहिए कि यह हमारे लिए कितना घातक है। रोजिन बोलती है हाँ, जब मुझे इसकी शुरुआत का पता चला था तब मैं थोड़ी डरी हुई थी। फिर रोजिन सोचती है मैं छाया के अस्तित्व में दोबारा नहीं बदल सकती। अगर यह मुझे रोजिन के बढ़ने पर एहसास होता तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगता, लेकिन मैं फिर भी निश्चित कार्य में प्रयास करने के लिए असफल रहती। फिर रोजिन अपने पास वाले लोगों के बारे में सोचती है, जिसमें रेमंड, एवरहार्ड और लेटिसिया और उसका भाई कैलिक्स होता है। और हाँ, अंत में कोई और नहीं बल्कि राजकुमार रिचार्डिस होता है। फिर अगले दिन सुबह के समय हमें राजकुमार रिचार्डिस को दिखाया जाता है। वो रोजिन से पूछता है डेम रोजिन, यह क्या है? रोजिन बोलती है कि यह एक चील है। रोजिन के पास यह चील देखकर सभी नाइट उसकी प्रशंसा करने लगते हैं कि किस तरह उसने इतनी बड़ी चील को भी अपना दोस्त बना लिया। रिचार्डिस पूछता है लेकिन यह तुम्हारे साथ क्या कर रहा है और इतनी देर से यह कहाँ था? चील रोशनी की तरफ देखती है और मन में सोचती है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि वे सब इस बात पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि सभी लोग चील के साथ यात्रा करना पसंद करते हैं। फिर हमें पिछले कर की बातें बताई जाती हैं जिसमें परछाई बोलती है कि मैं इस सच में इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी जैसी मूर्ख को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता।
मैं यह सुनिश्चित करूंगी तुम्हारे बाकी का अंत किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में हो जिसने निषिद्ध कार्य किया है, और हाँ, तुम्हारी आवश्यकता पर मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी। दोस्तों, इससे तो आपको पता चल ही गया होगा कि यह चील कोई और नहीं बल्कि वही परछाई होती है। रोजी बोलती है कि यह वो चील है जिसे मैं जानती हूँ। रिचार्ड इस हार मान लेता है और कहता है कि हाँ, मुझे यकीन है कि तुम अपने जीवन काल में किसी चील को जानती होगी। रेमंड बोलता है, यह सचमुच एक शानदार चील है। दियास बोलता है, इसकी चोंच वाकई में बहुत मजबूत दिख रही है और ये सुंदर भी है। आपने इसकी देखभाल करना कब से शुरू की रोजलिन? क्या कल से? रोजलिन बोलती है, अभी हाल ही में। रेमंड पूछता है, इसकी उम्र कितनी है? परछाई मन में सोचती है, शायद 100 की साल। रोजलिन बोलती है, मुझे मालूम नहीं है कि इसकी सही उम्र क्या है। रेमंड बोलता है, अच्छा, इसका नाम क्या है? यह सुनकर रोजलिन सोचने लग पड़ती है और फिर कहती है कि इसका नाम मैक्रोन है। यह सुनकर रेमंड हैरान रह जाता है और कहता है कि मैक्रोन, यह कैसा नाम है? थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि चील एक लोमड़ी को पकड़ लेती है और नाइट्स उसकी प्रशंसा करते हैं कि किस तरह उसने एक और लोमड़ी को पकड़ लिया, जिसे सुनकर चील काफी खुश हो जाती है। तभी राजकुमार रिचार्ड रोजन की ओर देखता है और मन में सोचता है कि यह हमेशा हंगामे के बीच ही रहती है और मुझे अपनी नजरें से दूर हटाने नहीं दे रही है। यही कारण है कि वो कमीना भी। तभी पीछे से कैप्टन स्टेस आता है और कहता है, माहिम, हम माल्टा जल्दी पहुंचने वाले हैं। रिचार्डिस बोलता है, आखिरकार हम शुरू करने जा रहे हैं, अपना गार्ड नीचे मत करना। कैप्टन स्टेस बोलता है, बिल्कुल माहिम। फिर थोड़ी देर के बाद आखिरकार वो माल्टा पहुंच जाते हैं और कैप्टन स्टेस सैनिकों को लाइन अप करने के लिए कह देता है। रोजिन भी सामने देखती है और कहती है कि अच्छा, तो यह रही माल्टा की राजधानी लिविता। फिर बाल्टा के बाहरी सैनिक गेट खोलने के लिए बोलते हैं और अंदर वाले सैनिक गेट खोल देते हैं। फिर बाल्टा के सैनिक अपनी भयानक नजरों के साथ उनकी तरफ घूर रहे होते हैं और कैप्टन स्टेस भी उन्हें देखता रहता है। तभी बाल्टा का प्रधानमंत्री बाहर आता है और कहता है कि इलाबेनिया के महामहिम, आपका स्वागत करना मेरे लिए एक महान बात है। मेरा नाम अतिलक है। मैं एक 16 टोन का एक वफादार सेवक हूँ। हालांकि मुझ में कुछ कमियां हैं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ एक वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में सेवा कर रहा हूँ। आपका बाल्टा में स्वागत है। तभी अतिलक की नजर राजकुमार चार्टिस पर पड़ती है और राजकुमार चार्टिस की सुंदरता को देखकर उसकी आंखों में तेज रोशनी गिर जाती है। रिचार्डिस बोलता है, काफी समय हो गए मिले हुए प्रधानमंत्री। अतिलक बोलता है कि ये एक सम्मान की बात है कि आपको मैं अभी भी याद हूँ। आप काफी लंबी यात्रा करके आए होंगे। आइए, मैं आपको महल तक ले चलूं। फिर सभी नाइट्स और राजकुमार रिचार्डिस सब महल के अंदर चले जाते हैं। रेमंड रोजन से पूछता है कि मैक्रोन कहाँ गया? ऐसा तो नहीं है कि वो काफी छोटी है कि वो छुप सके। रोजिन बोलती है कि वो पास में ही है। रेमंड इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि पास में कहाँ? रोजिन अपने कवच के अंदर देखती है और हमें पता चलता है कि मैक्रोन एक चूहे के रूप में बदल गया है। मैक्रोन चूहे की भाषा में ही रोजिन से कुछ बोलती है। मैक्रोन की बातें सुनकर रोजिन बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा। जब से हम बेल्टा पहुंचे हैं, तब से हमारे चारों तरफ एक हिंसक और भयानक हो रहा है। उस जहर वाली लाल चाय का टुकड़ा यहाँ के हिंसक जानवरों से उत्पन्न हुआ है। इस तरह की और यह सोचना कि इस देश के सभी सैनिकों में यह हो रहा है। महल में पहुंचने के बाद रोजिन बोलती है, अब तुम बाहर आ सकते हो मैक्रोन। जब हम यहाँ आ रहे थे, तब मुझे उस मंत्री और उसके नागरिकों में राक्षसी ऊर्जा का वास नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि सैनिकों का यह समूह विशेष रूप से अलग है। यदि तुम्हें यह खतरनाक लगता है मैक्रोन, तो तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। मैं यहाँ से भाग नहीं सकती। यहाँ कोई ऐसा है जिसे मुझे बचाना है, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए। यह सुनकर मैक्रोन बोलती है, इस बार? रोजी बोलती है, अरे हाँ, मैंने ऐसा क्यों कहा? मैक्रोन बोलती है, अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो और किसी को पता होगा। तभी रेमंड पीछे से आता है और कहता है कि रोजिन, क्या तुमने अपना सामान रख दिया है? यह कप्तान का आदेश है। सभी एकत्रित हो जाएं। थोड़ी देर के बाद सभी के एकत्रित होने के बाद कैप्टन स्टेस बोलता है, बहुत खूब, बाल्टा में आने के लिए। भले ही हमें घर लौटते समय असली खतरे का सामना करना पड़े, लेकिन हम किसी चीज की गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि हमने इस महल में कदम रख दिया है, जैसा कि तुम सब पहले से ही जानते हो। मैं कप्तान और उप कप्तान के लेफ्टिनेंट सर रेमंड, एडवांस नाइट सर पार्डिक्ट, सर काइलो, डेम रोजलिन और डेम हेल, बेसिक नाइट सर नेस्टर, सर क्लाउड, सर बास्टियन, सर चोटन और सर अरमान। यदि महल के अंदर युद्ध आरंभ होता है, उपयुक्त नाम राजकुमार की रक्षा करेंगे और महल से भाग जाएंगे। जिनका नाम नहीं लिया गया है, वे हथियारों से लड़ेंगे और हमारे लिए समय निकालेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपनी प्रतिज्ञाओं को
याद रखेंगे और अपना जीवन प्रदान कर देंगे। ब्लैक मून को जीने वाली इदलबीम की महिमा आप सब पर बनी रहे। फिर उप कप्तान सबको बर्खास्त कर देता है और कहता है कि अभी आराम करें और दोपहर के 6 बजे एकत्रित हों। तभी रोजिन कैप्टन स्ट्रेस के पास आती है। कैप्टन स्ट्रेस बोलता है कि डेम रोजिन क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझे कुछ कहना है? तभी रोजिन को कैलिस के द्वारा कही गई बातें याद आती हैं कि बहन, जब आप बाल्टा की ओर जा रही हो तो आपको अपने कार्यों की और बहुत 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 अधिक सावधानी बरतनी होगी। आप क्या कर सकती हैं, आपको क्या करना चाहिए और आप क्या नहीं कर सकती। अगर आपको चीजें उलझन भरी लगती हैं तो आपको अपने आसपास के लोगों से पूछना चाहिए। किसी पास वाले या जिस पर विश्वास किया जा सके उस व्यक्ति से पूछें। तभी पीछे से रेमंड आता है और कहता है कि रोजिन, तुम क्या बकवास करने जा रही हो? रोजिन बोलती है कि जब से हम यहाँ आए हैं मुख्य महल से काफी लोग हमें देख रहे थे। कैप्टन स्ट्रेस बोलता है, लोग? हाँ। रोजिन बोलती है, वो आंखें मुझे परेशान कर रही हैं। क्या क्या मैं उन्हें मार सकती हूँ? स्टेस कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। रेमंड भी पीछे से बोलता है कि यह सही कह रहे हैं रोजलिन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपकी चिंता समझता हूँ, लेकिन क्योंकि हम यहाँ इसलिए बहाने आए हैं कि हम एक शांतिपूर्ण प्रतिनिधि मंडल हैं, हम माल्टा को युद्ध शुरू करने का कोई कारण नहीं दे सकते। भले ही वे हमें देख रहे हों, उन्होंने अभी हम पर हमला नहीं किया है। रोज़ेन बोलती है, अच्छा तो इसका मतलब मुझे उन्हें बस जिंदा रखना होगा। स्टेस बोलता है, बिल्कुल नहीं। रेमंड भी बोलता है, आपको कभी भी उन्हें पहले नहीं छूना चाहिए। थोड़ी देर बाद मैकरॉन रोज़ेन से बोलती है कि तो तुम पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है क्योंकि वहाँ बहुत सारी निगाहें हैं, है ना? तो फिर मुझे इस संधि गोरा पर ध्यान लगाने दो। रोज़ेन बोलती है, ध्यान रखना, और फिर मैकरॉन चली जाती है। रोज़ेन सोचती है, अब मुझे क्या करना चाहिए? थोड़ी देर बाद हमें राजकुमार रिचार्ड दिखाया जाता है, जो कि अपने कमरे में कपड़े बदल रहा होता है। वो सेवक से पूछता है कि मेरा कार्यक्रम क्या है। सेवक बोलता है कि आपको प्रधानमंत्री के द्वारा उपलब्ध किए गए बोझ के बारे में अवश्य जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। रिचार्ड इस कुछ बोलने वाला होता है कि तभी पीछे से रोजिन जोर से गेट खोलती है और अंदर आ जाती है, जिसे देखकर राजकुमार एकदम से शर्मा जाता है और अपने बदन को कपड़ों से ढक लेता है और रोजिन से पूछता है कि अभी क्या हुआ। रोजिन बोलती है, मुझे जल्दी से निरीक्षण करने दो। फिर रोजिन सारी चीजें इधर उधर देखने लगती है और देखती है कि कुछ कोई गड़बड़ तो नहीं। रिचार्डिस पूछता है कि डेम रोजिन, तुम क्या कर रही हो? रोजिन रिचार्डिस की तरफ देखती है और कहती है कि वैसे सोचा जाए तो महामहिम, आप काफी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। यह सुनकर रिचार्डिस काफी ज्यादा शर्मा जाता है। रोजिन बोलती है, महामहिम, आपकी मांसपेशियां बड़ी हैं और आपके शरीर का आकार भी बहुत ज्यादा सुंदर है। मैं भी आपकी तरह बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरी कुछ शारीरिक सीमाएं हैं। मुझे आपसे जलन हो रही है। राजकुमार बोलता है, टेम रोसलिन। तभी रोसलिन बोलती है कि हाँ महामहिम, बिना बिना नर्म के अपनी इच्छा बोलिए। रिचार्ड इस गुस्से के साथ बोलता है, अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। थोड़ी देर के बाद रोसलिन इधर उधर मैक्रोन को ढूंढ रही होती है और बस यही बोल रही होती है कि मैक्रोन, तुम कहाँ हो? तभी उसे एक बिल्ली दिखती है जिसने एक चूहे को मार दिया है। चूहे की यह हालत देखकर रोसलिन एकदम से घबरा जाती है और कहती है कि यह मैल मैक्रोन के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, और फिर से मैक्रोन को ढूंढने लग पड़ती है। काफी देर इधर उधर ढूंढने के बाद रोजिन के सामने एक बहुत ही सुंदर लड़का आता है। वो बिना देरी किए रोजिन के पास जाता है और उसके बालों को अपने हाथों में पकड़कर सूंघता है और कहता है कि आपके पास इतने सुंदर काले बाल हैं। आप राजकुमार की नाइट लग रही हैं, लेकिन शायद आप भटक गई हैं। आपका नाम क्या है? रोजिन बोलती है, रेड विलवैरो की रोजलिन। लड़का बोलता है, ओ, आपका तो काफी कठिन पारिवारिक नाम है। आपका नाम आपकी तरह सुंदर है। रोजलिन उसे धन्यवाद कहती है और फिर मन में सोचती है कि इसने इतने कम समय में मेरी 3 बार प्रशंसा की। क्या ये अच्छा इंसान है? और ये मुस्कुरा भी रहा है, लेकिन ये मुझे कैसा एहसास हो रहा है? यह अजीब सी भावना कैसी है? तभी वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम हकाबे है, एक साला दौन का पहला लड़का। यह सुनकर रोजलिन एकदम चौंक जाती है और मन में सोचती है कि क्या माल्टा का पहला राजकुमार? फिर रोजलिन उससे कहती है कि मैं आपको नमस्कार करती हूँ, माल्टा के प्रथम राजकुमार। राजकुमार हकाबे बोलता है कि अरे अरे, ऐसे नहीं। जब आप बाल्टा में हैं, आपको वैसे ही अभिवादन करना चाहिए जैसे हम बाल्टा में करते हैं। ऐसा कहकर हकाबे आगे बढ़ता है और रोजलिन को गाल में किस कर देता है और कहता है कि ये 16 दाउन की आत्मा आपके साथ रहे। तभी रोजिन को रेमंड के द्वारा कही गई बातें याद आती हैं कि यहाँ का वेतन हमारे घर से बिल्कुल अलग है। उच्च पद के लोगों और बड़ों द्वारा छोटे पद के लोगों और युवा लोगों के गाल चूमना एक प्रथा है, मानो आप उनसे हाथ मिला रहे हों। मुझे नहीं लगता कि वे बाहरी लोगों के साथ ऐसा करेंगे, लेकिन फिर भी सावधान रहें। जो लोग उन्हें प्राप्त करते हैं उन्हें यह आसान वापस भी करना होता है। फिर रोजिन मन में सोचती है कि क्या इसका मतलब मुझे भी यह करना होगा?
राजकुमार हकाम रोजलिन को देखकर मुस्कुराता है और अपना गाल आगे बढ़ा देता है। रोजलिन थोड़ी देर तो उसे देखती है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो उसे चूमने के लिए थोड़ा आगे बढ़ती है। वो उसे चूमने ही वाली होती है कि तभी पीछे से दिया आता है और जोर से चिल्लाकर डेम रोजलिन कहकर उसे पीछे खींच लेता है। यह देखकर हकाब हंसने लगता है। दियाज गुस्से से बोलता है कि आप बहुत ज्यादा हैं राजकुमार हकाब। आप कैसे किसी लेबेनिया के व्यक्ति को माल्टा के रीति रिवाजों को पालन करने के लिए कह सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इससे डेमिरोजिन एक अजीब स्थिति में आ जाएगी? हकाब बोलता है कि अगर आप बाल्टा में हैं, तो आपको नहीं लगता कि आपको बाल्टा के नियमों का पालन करना चाहिए, राजकुमार दियास? दियास बोलता है, जितने वर्षों से मैं तुम्हें जानता हूँ, तुमने आज तक मुझे तो कभी इस तरह विभेदन नहीं किया। फिर दियास रोशनी की तरफ देखता है और उसे कहता है कि आपको अचानक से पीछे खींचने के लिए क्षमा करें डेमिरोजिन। मेरा भाई आपको ढूंढ रहा है, कृपया पहले अंदर जाएं। राजकुमार हकाम उसे बाय कर देता है और कहता है कि दोबारा मिलेंगे रोजलिन। रोजलिन भी वहां से फिर चली जाती है। रोजलिन जाते समय पीछे की ओर देखती है और मन में सोचती है कि अचानक से बगीचे के चारों ओर बहुत सारे लोग आ गए हैं। मुझे पहले के पैरदारों की तुलना में इनमें अधिक शक्तिशाली राक्षसी ऊर्जा का एहसास हो रहा है। क्या ये हकाबी के नौकर हैं? एक अंधेरी रात, महल से दूर एक छोटा सा बगीचा। एक राक्षसी ऊर्जा अपने आसपास की रक्षा करती है। इन दोनों लोगों ने पक्का पहले से ही मिलने का कार्यक्रम बना रखा था। फिर रोजिन वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद रोजिन के पास मैक्रोन भी आ जाती है। मैक्रोन बोलती है, मैंने महल के चारों ओर देखा। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा थी जिनमें राक्षसी ऊर्जा थी। इतनी ज्यादा कि मैं गिन में नहीं सकी। और उनकी राक्षसी ऊर्जा बहुत ही ज्यादा क्रूर है और विस्फोट के बहुत ज्यादा करीब है। मुझे शक है कि वे राक्षसी ऊर्जा के साथ पैदा हुए लोग थे। जादुई क्षमता वाले लोग हमारी तरह ही होते हैं और उनमें इतनी आक्रामक ऊर्जा नहीं होती। वे महज जादुई प्राणी नहीं थे। हाँ जी हाँ, उनकी ऊर्जा कुछ इस प्रकार की है। लेकिन क्या यह संभव है? जो शक्तियां बड़े बड़े जानवर भी प्राप्त नहीं कर सकते, क्या उनका उपयोग मात्र मनुष्य कर सकता है? आखिर वे कौन सी विधि अपना रहे हैं? यह सुनकर रोशनी सीधा राजकुमार के कमरे में चली जाती है, लेकिन तभी उसके गले पर तलवार तान दी जाती है। रोशनी बोलती है कि क्या कुछ बात है? पार्टिकल बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब कुछ बात है? तभी भी पीछे से रिकार्डिस बोलता है कि मुझे यकीन है कि यह रोसलिन है, इसलिए इसे अंदर आने दो। ऐसा कोई शूरवीर नहीं होगा जो नाइट का वेश धारण करके खिड़की से अंदर आएगा। तभी सामने से उप कप्तान नाथन भी आता है और गुस्से से बोलता है कि डेम रोजिन, यह तुम्हारा किस तरह का शिष्ट व्यवहार है? मुझे आशा है कि तुमने महल में महामहिम के कमरे में इस तरह प्रवेश नहीं किया होगा। एक एडवांस नाइट को अन्य नाइट्स के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आपका इस तरह खिड़की से चढ़ के आने का कोई जरूरी कारण होगा, है ना? रोशनी बोलती है कि मैं मैकरोन को ढूंढने के लिए बाहर गई थी और थोड़ी देर बाद मैं एक बगीचे में काफी दूर पहुंच गई थी। तभी एक साला अदोन के पहले बेटे राजकुमार हकाबे मेरे सामने प्रकट हुए। नाथन चौंक कर बोलता है कि क्या राजकुमार प्रकट हुए? उस आदमी ने तुमसे क्या बोला? हमें सब कुछ विस्तार से बताओ। फिर रोशनी उन सबको बताती है कि किस तरह राजकुमार हकाबे ने उसके बाल को सूंघा और उसकी प्रशंसा की। यह सुनकर रिचार्डिस अपने मन में सोचता है कि हकाबे वो कमीना, वो ऐसे नाइट पर चांस क्यों मार रहा है जो कि किसी और का है। रोशनी बोलती है, फिर मैंने उन्हें जवाब दिया, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, माल्टा के प्रथम राजकुमार। नाथन बोलता है, बहुत अच्छे, तुमने अपने शिष्टाचार का ध्यान रखा और उसका अच्छे तरीके से अभिवादन किया। राजकुमार मन में सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यकीन है कि वो एक पल के लिए रोजलिन के काले बालों से आकर्षित हुआ होगा। तभी रोजलिन बोलती है कि उस राजकुमार ने मेरे गाल पे भी चूमा। चार्ल्स अपने मन में अपने आप से बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि ऐसा नहीं हो सकता? वो सच में उस पर डोरे डाल रहा था, वो पागल कमीना हकाबे। तभी मैक्रोन भी बाहर आती है और बड़े ज्यादा गुस्से से कहती है कि किस कमीने ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? तुम यह बात मुझे अभी क्यों बता रही हो? फिर रोजन जल्दी से मैक्रोन को छुपा देती है। तभी राजकुमार चार्ल्स बोलता है कि डेम रोजन, उस कमीने ने तुम्हारे साथ और क्या किया? रोशनी बोलती है, कुछ नहीं, प्रिंस दियाज ने मुझे बताया कि महाराज मुझे बुला रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ वापस आ गई। रिचार्डिस बोलता है कि ओह, तो दियाज ने तुम्हारी यहाँ आने में मदद की। तभी रोशनी बोलती है कि हाँ, और जब मैं वापस आ रही थी तभी रिचार्डिस पूछता है, तो अभी और भी है? रोशनी की बात सुनकर राजकुमार रिचार्डिस झटके में आ जाता है और यह बात यह होती है कि राजकुमार दियाज ने राजकुमार आकाब से कहा कि यह एल्पेजियो से संदेश है। दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आप नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर पार्ट 4 जरूर लिखें।